डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत आज की इवनिंग क्लास में। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस बिहेवियरल मॉडल ऑफ साइकोपैथोलॉजी। हम साइकोडायनामिक मॉडल के बाद बिहेवियरल मॉडल में आ चुके हैं। और ये क्या है? ये बहुत ही सिंपल है। आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं और जान चुके हैं काफी चीजें इसके बारे में, जो चीज मैं इसमें डिस्कस करूं। ठीक है, तो इसमें एक दो पॉइंट्स हैं इसमें जो मैंने कल आपको बताए थे। उसके सिवा there are certain more points that I'll go to discuss with you. First point, what is psychopathology? The science that studies and diagnose the psychological disorders. यानी कि जो मनोवैज्ञानिक व्यक्ति के अंदर विकार होते हैं उनको अध्ययन और उनका डिस्कशन करना साइकोपैथोलॉजी कहलाती है। कि जो साइंस, जो विद्या शाखा, जो ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडीज दीज थिंग्स, क्या स्टडी करना? व्यक्ति के जो मनोवैज्ञानिक विकार हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनका अध्ययन करना और उनके साथ साथ उनका डायग्नोस करना। डायग्नोस का मतलब होता है ये पता लगाना कि व्यक्ति के अंदर कौन कौन से जो मनोवैज्ञानिक विकार है वो कौन सा है। जैसे आज के टाइम में अभी जो सीजन बदला है, इस समय लोगों को अलग अलग तरह का बुखार आया, फीवर आया, तो अब डॉक्टर्स ये पता करने की कोशिश करते हैं पैथोलॉजी के द्वारा, रोग विज्ञान जानने के द्वारा, डायग्नोसिस के माध्यम से कि व्यक्ति को जो बुखार है वो कौन सा वाला है, किस प्रकार का बुखार है। वायरल फीवर है या कोई जो फीवर है टाइफॉइड है, या फिर कोई ना कोई फीवर रिलेटेड टू कोरोना इन्फेक्शन के कारण है, या कोई और टाइप का जॉन्डिस के कारण फीवर है। तो दैट इज काइंड ऑफ अ डायग्नोसिस। तो इसी प्रकार से साइकोपैथोलॉजी भी डायग्नोस करता है कि व्यक्ति में कौन सा मनोवैज्ञानिक विकार है, उसको डायग्नोस करना, उसका नेचर पता करना और साथ साथ में उसका अध्ययन करना। ये काम साइकोपैथोलॉजी का। आई सपोज ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ बिहेवियरल मॉडल? जो व्यवहार का जो एक मॉडल है जो कि साइकोपैथोलॉजी को एक्सप्लेन करता है, तो उसका मुख्य जो थीम है या उसकी जो विचारधारा है, जो उसका आधार है, वो क्या है? तो इसका जो आधार है लर्निंग, अधिगम, यानी कि सीखना। मतलब जो बिहेवियरल मॉडल है, जो बिहेवियरिस्ट थे, जितने भी लोग थे, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, सभी इस बात पर फोकस करते हैं कि लर्निंग इज द सेंट्रल थीम ऑफ बिहेवियरल मॉडल। अब आप कहेंगे कि ये लर्निंग कैसे हो सकता है? अध्ययन। बिल्कुल, सीखना एक इंपॉर्टेंट हमारे जीवन का एक हिस्सा है और जो हम हर कदम सीखते रहते हैं। तो अब ये मॉडल क्या कहता है? अबनॉर्मल और माल अडेप्टिव बिहेवियर इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉल्टी लर्निंग। ये कहता है कि जो असामान्य व्यवहार और एक इनअप्रोप्रिएट माल अडेप्टिव, यानी कि हम जिस चीज को अडेप्ट नहीं कर पाए, जिसके अनअनुकूलित, इसका करेक्ट हिंदी नाम होता है अनअनुकूलित। असामान्य और अनअनुकूलित व्यवहार किसका परिणाम होता है? गलत अधिगम का, यानी कि फॉल्टी लर्निंग का। सो दिस इज द सेंट्रल थीम ऑफ बिहेवियरल मॉडल। तो आज इस क्लास में आप ये मानकर चल रहे हैं कि जितने भी अबनॉर्मलिटीज होती हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, उन सब का जो कारण है वो होता है फॉल्टी लर्निंग, यानी कि अधिगम में किसी प्रकार की कोई कमी रह गई हो, गलत प्रकार का सीखना, अधिगम। ठीक, कम से कम इस क्लास के लिए तो आपको मानना ही पड़ेगा और आपको ये समझना ही होगा। जब तक हम इस सेंट्रल थीम को, इस अजम्पशन को, इस मान्यता को नहीं मान लेंगे, तब तक हमें इसका कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। अब हम एक जो बिहेवियरल मॉडल है उसकी क्रोनोलॉजी, यानी कि ऐतिहासिक दृष्टि से कैसे उसका विकास हुआ, ओरिजिन कैसे हुआ। जो व्यवहारवाद है उसकी शुरुआत करने वाले थे इवान पावलोव। ही वाज रशियन फिजियोलॉजिस्ट, यानी कि रूसी शरीर विज्ञानी, और उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का आविष्कार किया था। आप जानते हैं कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट, तो मैं वो दोहराने वाला यहां पर नहीं हूं। तो वहीं से शुरुआत होती है बिहेवियर
बिहेवियरिज्म की। ठीक, उसके बाद उसके इस कंसेप्ट को, क्लासिकल कंडीशनिंग के कंसेप्ट को एक्सपेंड किया, उसको और वृद्ध आकार दिया जेबी वॉटसन ने। 1878 से 1958 तक वो रहे, उनका जीवन काल रहा। तो उन्होंने एक फेमस एक्सपेरिमेंट किया था, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट। आप ये जानते हैं, आपको जरूर पढ़ाया गया होगा। ये छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था अल्बर्ट। उसको उन्होंने किस तरह से कंडीशनिंग करके केवल एक छोटा सा रैबिट उसके सामने छोड़ा, जैसे ही बच्चा रैबिट को हाथ लगाता था, पीछे से वॉटसन एक टन से आवाज करते थे। तो 2-3 बार, कई बार ऐसा करने के बाद ऐसा हुआ कि बच्चे ने उस रैबिट को छूना बंद कर दिया, और जैसे ही उस रैबिट को वो देखता तो वो क्या करता, रोने लगता, चिल्लाने लगता। तो इस प्रकार से वॉटसन ने ये दिखा दिया कि जो आपके वातावरण में जो स्टिमुलाई है, उनके माध्यम से हम व्यक्ति के अंदर लर्निंग करवा सकते हैं, अधिगम उसको करवा सकते हैं, उसको सिखा सकते हैं। ठीक है, तो उसको मतलब शुरुआत कहां से हुई, इवान पावलोव साहब से। उसको एक्सपेंड किसने किया, जेबी वॉटसन साहब ने। ठीक है, उसके बाद उसमें और कंट्रीब्यूट किया एल थॉर्नडाइक साहब ने। उन्होंने कैट एक्सपेरिमेंट किया, बिल्ली वाला, पिंजरे में बिल्ली को बंद किया, सामने बाहर मछली रख दी, वो आपको जानते हैं। देन कम्स द बीएफ स्किनर, द रेडिकल बिहेवियरिस्ट, मतलब वो पूर्ण रूप से एक व्यवहारवादी थे, और उन्होंने चूहों पर, कबूतर पर एक्सपेरिमेंट किए, और एक नया कंसेप्ट उन्होंने बताया लर्निंग का, दैट इज नोन एज ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। आपने ये भी पढ़ा हुआ है। ठीक, तो ये है कुछ क्रोनोलॉजी, बिहेवियर मॉडल किस प्रकार विकसित हुआ। अब आती है डिस्कवरी ऑफ पैथोलॉजिकल इश्यूज। हम आपके सामने यहां पर लर्निंग नहीं पढ़ने जा रहे हैं कि अधिगम क्या होता है या सीखना क्या होता है, वो आप सब जान चुके हैं। क्लासिकल कंडीशनिंग आपने पढ़ ली है, ईएन थॉर्नडाइक का आपने, कैट का जो एक्सपेरिमेंट वो जाना आपने, ऑपरेंट कंडीशनिंग आपने जानी, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट आप पढ़ चुके फर्स्ट। अब इससे संबंधित हमारा काम था पैथोलॉजी का। तो कुछ पैथोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बिहेवियरिस्ट जब अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने उसमें कुछ अपनी पैथोलॉजिकल, यानी कि कुछ जो साइकोपैथोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, जैसे कि आप कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक विकार किस प्रकार से विकसित हो सकते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने प्रकाश डाला है, उनका भी उन्होंने आविष्कार किया और उनको बताया भी। पहली बात करते हैं इवान पावलोव साहब की, वो है एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस, यानी कि जो प्रयोगात्मक प्रयोग के माध्यम से व्यक्ति में एक प्रकार की दुश्चिंता हो जाती है। ठीक है, उनका नाम दिया उसने एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस। 1914 में हुआ क्या कि जो पावलोव साहब का एक स्टूडेंट था, उसने बताया कि सर मैंने जो है कुत्ते को एक सर्कल में और एक इक्लिप्स में, इक्लिप्स समझते हो ना, जो वो डिस्कस थ्रो करते हैं तो उस टाइप की ओवल शेप होती है, उन दोनों में डिफरेंशिएट, उनमें अंतर करना सिखा दिया। ठीक है, यानी कि एक वृत्त में और इक्लिप्स में अंतर करना उसने सिखा दिया। और फिर उसने कहा कि मैंने क्या किया, धीरे 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 मैंने एक ऐसी स्टेज पे लेके आया उस कुत्ते को जब वो सर्कल में और इक्लिप्स में अंतर करना भूल गया, उसको समझ में नहीं आया कि कौन सा सर्कल है, कौन सा इक्लिप्स है। जब ये स्थिति आ गई, वो कंफ्यूज हो गया सर्कल में, इक्लिप्स में, तो उसने क्या किया, वो चिल्लाने लगा, भौंकने लगा, और उसने जो एक्सपेरिमेंट में जो उसके पट्टियां बांध रखी थी, एक्सपेरिमेंट के इंस्ट्रूमेंट थे, उनको दांतों से नष्ट करने लगा। जो कुत्ता पहले बहुत शांत रहता था, ठीक है, उसने ऐसी हरकत करनी शुरू कर दी। तो पावलोव साहब ने उसको ऑब्जर्व किया और उसने बताया कि दैट वाज द रीजन, कि उसका नाम उन्होंने दिया एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस। कि जीवन में उस व्यक्ति के या जैसे उस कुत्ते के कुछ स्ट्रेस उत्पन्न हुआ। क्या स्ट्रेस को उत्पन्न हुआ कि वो एक सर्कल को और इक्लिप्स के बीच में अंतर समझना भूल गया, उसको कंफ्यूजन हो गया, इट्स ए काइंड ऑफ स्ट्रेस, और उसके कारण से वो उसने दुश्चिंता, न्यूरोसिस दिखाने उसने शुरू कर दिया। ठीक है, और पावलोव साहब ने उस चीज को ध्यान से ऑब्जर्व किया
और लिख दिया। तो वो कहते हैं कि जिस प्रकार उस कुत्ते को असामान्यता की भावना का शिकार होना पड़ा, उसी प्रकार इंसान भी जब उसके ऊपर लाइफ में, जीवन में स्ट्रेस आते हैं, चुनौतियां आती हैं, दबाव पड़ता है, तो व्यक्ति दो प्रकार का रिएक्शन करते हैं, दो प्रकार के रिस्पॉन्स करते हैं। एक तो होता है आर्टिस्टिक टाइप, दूसरा होता है थिंकिंग टाइप। जो आर्टिस्टिक टाइप थे वो कैसा व्यवहार करते हैं, जब उनके ऊपर किसी प्रकार का जीवन में स्ट्रेस जब आता है तो वो कैसा बिहेवियर करते हैं, इंटेंस, बहुत, जो भी व्यवहार होगा उनका बड़ा मजबूत होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा होगा। फिर होगा उसका आपका विविड एंड हाईली रिस्पॉन्सिव। विविड का मतलब होता है अलग अलग प्रकार का, और बहुत जल्दी प्रतिक्रिया देंगे टू एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, बाहरी उद्दीपक। बाहरी उद्दीपक के कारण मतलब बाहर से कोई भी सिचुएशन, कोई भी घटना घटती है, उसके प्रति जो उनका रिस्पॉन्स होगा बहुत ज्यादा होगा, इंटेंस होगा। जैसे आपके घर में कई बार होता है ना कि आपको एक बार मम्मी बुलाती है तो आप क्या करते हैं, हाँ जी आया। दूसरी बार आवाज आई तो आया आया, अब ऐसे चिल्लाते हैं, लेकिन कुछ कहेंगे कि आ रहा हूं आ रहा हूं। तो जो आर्टिस्टिक टाइप होंगे ना, दे विल रिस्पोंड विद इंटेंस रिएक्शंस, बहुत ज्यादा वो रिएक्ट करते हैं, बहुत जल्दी, ठीक है। तो पाउलो साहब ने बताया कि जो व्यक्ति लाइफ स्ट्रेस जिनके ऊपर आ जाता है, तो आर्टिस्टिक टाइप होंगे, वो इस प्रकार का व्यवहार करेंगे, और ऐसे लोगों को जल्दी ही कोई हिस्टीरिया या कोई मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर हो सकता है। इस प्रकार के लोग हैं तो दे आर प्रोन टू हिस्टेरिकल और मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स। तो ऐसे व्यक्तियों को ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होने की पूरी पूरी संभावना होती है। दूसरे उन्होंने बताया थिंकिंग टाइप, वो क्या थे, जो थिंकिंग टाइप के लोग होते हैं, उनके ऊपर जीवन में जब स्ट्रेस उत्पन्न होता है या स्ट्रेस पड़ता है, तो वो लोग क्या करते हैं, दे आर क्वाइट, वो शांत हो जाते हैं। कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव का मतलब शांत हो जाकर बिल्कुल एक गहरे चिंतन में डूब जाते हैं। एंड मोर रिस्पॉन्सिव टू वर्बल कंसेप्ट्स एंड आइडियाज, जो बोले गए जो आइडियाज हैं, जो अवधारणाएं हैं, जो बातें हैं, उनको ज्यादा प्रतिक्रिया वो देते हैं, ठीक हो गया। लेकिन ऐसे लोग भी किसी न किसी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जैसे कि ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और स्किज़ोफ्रेनिक रिएक्शन से ग्रसित हो सकते हैं, ये बताते हैं पावलोव साहब। देखिए, कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने क्लासिकल कंडीशनिंग का आविष्कार किया। उसके बाद उन्होंने उसके अंदर एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस बताया कि प्रयोगात्मक जो दुश्चिंता है, प्रयोगात्मक परेशानियां व्यक्ति तो होती हैं, वो हो सकती हैं, और उसमें भी जीवन में अगर व्यक्ति पर अगर स्ट्रेस पड़ता है तो व्यक्ति दो प्रकार से रिएक्शन करते हैं, एक होते हैं आर्टिस्टिक, दूसरे होते हैं थिंकिंग टाइप। सो दिस वाज द वेरी वंडरफुल आइडिया गिवन बाय द इवान पावलो। ओके, देन कम्स द डेवलपमेंट एंड जनरलाइजेशन ऑफ इरेशनल फियर, यानी कि जो अतार्किक भय होता है, जो कि हमें फोबियाज में मिलता है। फोबिया होता है ना लोगों को किस बात का, किसी को हाइट का फोबिया होता है। हाइट का फोबिया मतलब अगर वो ऊंचाई पे चढ़ जाए ना, ऊपर से चढ़ जाएंगे ठीक है, लेकिन जैसे हम नीचे उन्हें देखते हैं तो भय से उनके पैर कांपने लगते हैं, जो हमारी पिंडी होती है ना, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, इस तरह से कंपन शुरू हो जाती है उनके अंदर, डरने लगते हैं। हाइट से उनको भय लगता है, इरेशनल फियर है। उनको भय क्यों लगता है, उनको भय इसलिए लगता है कि वो ये सोचते हैं कि मैं नीचे गिर गया तो क्या होगा, वो इरेशनल फियर है। किसी को पानी से भय लगता है, किसी को मकड़ी से भय लगता है, तो दीज आर द इरेशनल फियर्स। तो व्यक्ति में किस प्रकार से ये इरेशनल फियर्स डेवलप होते हैं और कैसे वो फियर्स एक चीज से होते हैं और वो दूसरे पर भी ट्रांसफर होते रहते हैं, उसको बोला जाता है जनरलाइजेशन। तो इसकी जो शुरुआत की थी, जैसे मैंने बताया, जेबी वॉटसन साहब ने की थी 1920 में, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, ठीक है। तो उन्होंने एक मान्यता, अजम्पशन को माना और उससे मानकर अपना काम शुरू किया। वो कहते थे कि इफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसलिए मैंने जो का त्यों ले लिया है, इफ साइकोलॉजी वर टू बिकम अ साइंस, इट मस्ट लिमिट
itself to the study of events that could be objectively observed. मतलब कहने का ये है कि अगर मनोविज्ञान को कभी एक साइंस बनना है, विज्ञान बनना है, तो उसको अपने आप को उन चीजों तक सीमित कर लेना चाहिए, उन घटनाओं की हमें स्टडी करनी चाहिए जिसको हम वस्तुनिष्ठ रूप से उनका परीक्षण कर पाए, ऑब्जर्व कर पाए। मतलब ये कहने का इनका ये है कि अगर मनोविज्ञान को साइंस बनना है, क्योंकि 1920 तक मनोविज्ञान की शुरुआत, उसका जन्म हुआ था, लगभग बहुत छोटी उम्र थी मनोविज्ञान की, साइंस की। तो करेंगे इसको साइंस के रूप, एक साइंस का इसको रूप लेना है, तो इनको उन्हीं चीजों का अध्ययन करना चाहिए जिनको हम ऑब्जेक्टिवली, वस्तुनिष्ठ रूप से ऑब्जर्व कर सकें, एक्सपेरिमेंट रूप से उसको हम प्रूव कर सकें। लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, उस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो व्यक्ति के अंदर जो इरेशनल फियर्स होते हैं वो किस प्रकार से जन्म लेते हैं, और वो इरेशनल फियर्स एक वस्तु से दूसरी वस्तु तक भी वो फैलने लगते हैं। मैं बताता हूँ क्या। मैंने बताया कि सफेद जो रैबिट होता है ना, खरगोश टाइप से, उसको अल्बर्ट के पास ले गए। अल्बर्ट को बहुत मजा आता था ऐसे छोटे छोटे जानवर से खेलने में, तो उसने क्या किया, जैसे ही अल्बर्ट उसको हाथ लगाता तो वाटसन साहब पीछे से बहुत तेज आवाज करते टन की, तो वो डर गया। ऐसे कई बार करने से उसके दिमाग में एक भय बैठ गया, इरेशनल फियर बैठ गया उस रैबिट को देखकर। अब उन्होंने उस रैबिट को हटाकर वहां पर कॉटन रख दी, नरमा जिसको हम बोलते हैं, फोए रख दी कई सारे सफेद, उनको भी देखकर अल्बर्ट डरने लगा। तो देखिए, रैबिट को देखकर जब अल्बर्ट डरने लगा था, वो तो था उसका इरेशनल फियर, और रैबिट की बजाय उस नरमे को देखकर जब अल्बर्ट डरने लगा तो वो था जनरलाइजेशन, उनके अतार्किक भय का सामान्यीकरण। वो तो रैबिट नहीं था, रैबिट जैसा ही था वो, लेकिन रैबिट नहीं था वो, सफेद ही कलर तो था उसका, नरमे का डाल दिया, इतना नरमा डाल दिया उसमें, फिर उन्होंने कॉटन डाला अलग से, दूसरी चीज डाली उसमें, फिर सफेद चूहा। तो इससे क्या हुआ कि अल्बर्ट सबसे डरने लगा। तो उन्होंने कहा, इस शब्द का उन्हें नाम दिया जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। और वो जो डरने लगा था उसको उन्होंने नाम दिया इरेशनल फियर। देखो, उन्होंने प्रूव करके दिखा दिया कि किस प्रकार से व्यक्ति के अंदर इरेशनल फियर को जन्म दिया जा सकता है। क्लियर हो गया? ये बात थी कि इरेशनल फियर क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ साइकोपैथोलॉजी। ये भी एक फोबियाज होते हैं, वो भी एक मनोवैज्ञानिक विकार की श्रेणी में आते हैं। अब अल्बर्ट में तो ये प्रॉब्लम आ गई। अब उस बच्चे को उन सफेद चीजों से भय निकालने किसकी जिम्मेदारी है? कौन निकालेगा उसके भय को? उसको भय को निकालने के लिए जो मैरी कवर जोन्स ने जिम्मा उठाया, और उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, स्लोली स्लोली उसके भय को खत्म कर दिया। उन्होंने क्या किया कि एलिमिनेटिंग द इरेशनल फियर बाय मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन पॉजिटिव टेंडेंसी एंड नेगेटिव वन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्निकल पॉइंट है कि सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन के माध्यम से वो रैबिट को पहले बहुत दूर रख दिया, और बच्चे को उसी समय उन्होंने कुछ बहला फुसला कर उसको बड़े अच्छे साथ वो खेलने लगे। फिर धीरे धीरे रैबिट को उनके पास लेते आए गए, क्योंकि पहले से रैबिट था, तो उसको देखकर उसके मन में उस रैबिट के प्रति, सफेद चीजों के प्रति अल्बर्ट के मन में क्या था, नेगेटिव चीजें थी, इरेशनल फियर था, वो तो हो गया नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव वन क्या किया, उनके साथ बैठ के उन्होंने बात की, खेलने लगे, और फिर बाद में खुद उन्हें रैबिट को हाथ ला के दिखाया कि देखो ये तो बहुत प्यारा सा है, कितना सॉफ्ट है, कितने प्यार से ये चल रहा है। तो धीरे 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 से करते करते स्लोली स्लोली ने उन्होंने उसके इरेशनल फियर को, जो अतार्किक भय उसके मन में बैठ गया था, उस अल्बर्ट के मस्तिष्क से उसको उन्होंने खत्म कर दिया। और उन्होंने भी ये प्रूव कर दिया कि किस प्रकार फोबियाज को खत्म किया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया ना आपको? देखो, दो मनोवैज्ञानिकों ने, एक ने तो बताया कि कैसे फोबियाज को क्रिएट किया जा सकता है, और एक ने बताया कि साइंटिफिक रूप से फोबियाज को कैसे खत्म किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, सो दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ साइकोपैथोलॉजिकल इशू बाय जेबी वॉटसन एंड जेम्स। ओके।
अब उसके बाद आती है रिवार्ड एंड पनिशमेंट की। ये बात बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। कैसे इंपॉर्टेंट है ये कि ये आइडिया दिया 1913 में ईएल थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक साहब कहते थे कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड, व्यक्ति के जीवन में, व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से ये प्रूव करके दिखा दिया। दिल्ली वाले एक्सपेरिमेंट में उसने दिखाया कि जो फिश है, मछली बिल्ली के लिए एक रिवार्ड का काम कर रही थी, और उसने फिश के माध्यम से, रिवार्ड के माध्यम से बिल्ली को पिंजरे का दरवाजा खोलना सिखा दिया थॉर्नडाइक साहब ने। तो ठीक है, नेक्स्ट, स्टिमुलाई द बिहेवियर कंट्रोलिंग टूल। अब आए बीएफ स्किनर साहब। 1953 में बीएफ स्किनर ने बता दिया और दुनिया को ये दिखा भी दिया, एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी कर दिया कि जो उद्दीपक है, बाहर के इन्वायरमेंट से जो हमें उद्दीपक मिलते हैं, वो किस प्रकार से हमारे व्यवहार को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि द स्टिमुलाई फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड दैट स्टिमुलाई कम्स फ्रॉम द आउटसाइड द ऑर्गेनिज्म। ये बड़ी बात है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप कॉलेज में आते हैं, ठीक है, कॉलेज में जब आप आ रहे हैं तो आपका अगर सेकंड ईयर का, फोर्थ सेम का रिजल्ट आपका आया है और रिजल्ट में यू स्कोर गुड मार्क्स, अच्छे नंबर आपके आए, तो जो नंबर है वो क्या है, बाहरी उद्दीपक है। और देखिए जैसे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, क्या होगा, हम और भी अच्छी तरीके से पढ़ना शुरू कर देंगे और मेहनत करना शुरू कर देंगे और कंपटीशन शुरू हो जाएगा हमारा। देख, होना तो क्या चाहिए, अच्छे नंबर आ गए तो हमें मजा करना चाहिए, चलो यार मैच करते हैं। अब उन्होंने दिखाया कि जो स्टिमुलाई है वो किस प्रकार से हमारे व्यवहार को, हमारी लर्निंग को मैनिपुलेट करता है। जो का उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, कबूतर पर एक्सपेरिमेंट करके दिखाया, कई सारे जानवरों पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट उन्होंने चूहों पर करके दिखाया। ठीक है, कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैसे कंट्रोल करता है। तो जैसे मैं बात कर रहा था आपके नंबरों की, मार्क्स की, अगर आपके अच्छे नंबर आते हैं तो हम क्या करते हैं, और पढ़ना शुरू कर देते हैं। देखिए उन नंबरों ने जो बाहर की चीज है, आपके शरीर से बाहर से उत्पन्न हुई थी, उन्होंने आपके व्यवहार को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। पहले आप 2 घंटे पढ़ते थे हर रोज, अब आपको लगने लगा कि थोड़ा सा और मेहनत कर ले तो हो सकता है कि 97% आ जाए, अभी तो 90% ही आए। आप सोचने लग जाएंगे, यू स्टार्ट वर्किंग वेरी हार्ड, यानी दैट एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैज मैनिपुलेटेड योर बिहेवियर, मॉडिफाइड योर बिहेवियर, दैट इज नोन एज लर्निंग। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने साइंटिफिक रूप से ये प्रयोग करके दुनिया को दिखा दिया। अब जो बिहेवियरिस्ट कंसेप्ट होते हैं वो उनका साइकोपैथोलॉजी में कैसे रोल होता है। ठीक है, अब इसको हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास से संबंधित अगर किसी को, किसी विद्यार्थी को कोई भी प्रश्न है तो वो मुझसे पूछ सकता है। चलिए, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। टेल मी, इफ यू एनी क्वेश्चन। सर हम फोबिया किस चीज को बोलेंगे सर? इरेशनल फियर, अतार्किक डर, अतार्किक भय। जैसे कि कॉकरोच को देखकर हम भय लगने लगता है, और पानी से किसी को भय लगता है, कुत्ते से किसी को भय लगता है, तेज स्पीड से किसी को भय लगने लगता है कि वो बैठना नहीं चाहते हैं। बहुत से लोग जहाज में नहीं बैठते हैं, उनको एक भय, डर लगता है कि जहाज में बैठने से। कई लोगों को बंद कमरे में छोड़ने से डर लगने लगता है, तो दे आर नोन एज दी फोबियाज। उनको एक टेक्निकल वर्ड है फोबिया, उसी को इरेशनल फियर को हम बोलते हैं फोबिया। आज की क्लास संबंधित कोई प्रश्न किसी का भाई? जो मैंने बताया, बिहेवियरिस्ट मॉडल, क्रोनोलॉजी उसकी बताई, पावलोव साहब से शुरुआत हुई, एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस की बात आई। ये कई बार 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि एक्सपेरिमेंटल न्यूरोसिस के आविष्कार किसने किया, तो उसका नाम आएगा इवान पी पावलोव। उसके बाद हमने बात की किस प्रकार से उन्होंने एक जो
दो लोगों को बताया कि दो प्रकार के होते हैं, आर्टिस्टिक और दूसरे थिंकिंग टाइप के। क्यों, कैसे होते हैं वो? क्योंकि उनका रिएक्शन होता है जब जीवन में उनके ऊपर कोई दबाव पड़ता है, कोई स्ट्रेस उत्पन्न होने लगता है, तो वैसा रिएक्ट करते हैं। फिर क्रोनोलॉजी मैंने बताई आपको। फिर जेबी वॉटसन साहब ने कैसे व्यवहारवाद की शुरुआत की, लिटिल अल्बर्ट एक्सपेरिमेंट मैंने बताया। उसके बाद कैसे मैरी जॉन साहब ने, मैडम ने किस तरह से उस अल्बर्ट के अंदर से उस इरेशनल फियर को हटा दिया। मतलब वो बता रहे हैं कि लर्निंग के माध्यम से, क्वालिटी लर्निंग के माध्यम से व्यक्ति में किस प्रकार से अबनॉर्मलिटी या असामान्यता जन्म ले सकती है। तो ये है मुख्य रूप से इस मॉडल की बात। ठीक, कोई और प्रश्न किसी का भाई आज के इससे संबंधित? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।